कुछ कहानियां ना वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हाँ बिल्कुल। धर्मवीर भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता कुछ ऐसा ही है। 1949 में छपा, पर आज भी मतलब इसकी गूंज सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ किताबें पीढ़ियों तक लोगों के मन पर राज करती रहती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और गुनाहों का देवता इसका एकदम सटीक उदाहरण है मुझे लगता है। हिंदी साहित्य में इसका मकाम बहुत खास है और शायद इसलिए कि ये भावनाओं की उस परत को छूता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक अनुभव है, एक एहसास है। तो आज हम इसी अनुभव की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास एक स्रोत है जो इस उपन्यास के जो मुख्य पहलू हैं, उसकी कहानी, पात्र और वो विचार जिन्होंने इसे इतना खास बनाया, उनका एक सार प्रस्तुत करता है। जी। हमारा मकसद ये समझना है कि आखिर इस उपन्यास में ऐसा क्या जादू है, वो कौन सी बात है जो आज भी पाठकों को, खासकर युवाओं को, अपनी तरफ खींचती है, और क्यों ये सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। चलिए इस पर एक गहराई से चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो 1949 में जब ये उपन्यास आया, धर्मवीर भारती जी ने हिंदी साहित्य को एक ऐसी रचना दी जो मतलब एक क्लासिक बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी लोकप्रियता आज भी है और सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो है इसकी भाषा। इतनी सरल, इतनी सहज, जैसे रोज की बातचीत। हाँ, लेकिन फिर भी सीधे दिल में उतर जाती है। भाषा की यही सरलता मुझे लगता है इसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारती जी ने ये दिखाया कि गहरी से गहरी, उलझी हुई भावनाओं को बताने के लिए कोई भारी भरकम शब्दों की जरूरत नहीं है। सही बात है। सहजता में भी एक असाधारण गहराई हो सकती है। और साहित्य में इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसने उस दौर के युवाओं के रोमांटिक आइडियलिज्म को, वो जो एक आदर्शवाद था, हाँ, उसको एक आवाज दी। ये वो आदर्शवाद था जहां प्रेम को अक्सर एक बहुत ऊंचे नैतिक धरातल पर देखा जाता था, कभी कभी शायद यथार्थ से थोड़ा परे भी। जैसे चंदर सुधा को देखता था शुरू में। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे चंदर के सुधा के प्रति शुरुआती नजरिए में ये झलकता है। तो ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये उस पीढ़ी की भावनाओं का, उनके एहसासात का एक आईना बन गई थी। कहानी हमें इलाहाबाद ले जाती है। मुख्य पात्र हैं चंदर, यानी डॉक्टर चंद्रकांत सक्सेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली और आदर्शवादी नौजवान जी। और सुधा, उसके प्रोफेसर और गाइड डॉक्टर शुक्ला की बेटी। चंदर और सुधा के बीच एक बहुत ही गहरा, पवित्र और मतलब अनकहा सा रिश्ता है। हाँ, अनकहा, यही शब्द है। ये दोस्ती से ज्यादा है, पर समाज की नजर में जिसे प्रेम कहते हैं वो रूप ये कभी ले नहीं पाता। और यहीं पर कहानी की असल बुनियाद रखी जाती है। ये रिश्ता सामाजिक बंधनों, जो परिवार के सम्मान की अपेक्षाएं हैं, और सबसे बढ़कर उनके अपने अंदरूनी संघर्षों और आदर्शों के बीच फंसा हुआ है। अंदरूनी संघर्ष, हाँ। चंदर का सुधा के लिए जो गहरा सम्मान है और उसे एक देवी की तरह देखने का भाव। हाँ, वो देवी ही मानता था उसे। हाँ, वो उन्हें उस सीमा को लांघने से रोकता है जिसे वे दोनों पवित्र मानते हैं या मानने पर मजबूर हैं। बिल्कुल। वो उसे एक ऊंचे पायदान पर रखते हैं, इतना ऊंचा कि शायद वो उसे छूने से भी डरते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये जो ना कहा गया प्रेम है, ये सिर्फ बाहरी दबावों का नतीजा नहीं है। ये उनके किरदारों का, उनकी जो नैतिकता है, उसका हिस्सा बन जाता है। अच्छा। उनका प्रेम न कह पाना या शायद उसे उस तरह न जी पाना जैसा वो महसूस करते हैं, ये उनकी खुद की त्रासदी बन जाती है। ये सिर्फ समाज की बनाई हुई नहीं है। तो मतलब वो खुद भी जिम्मेदार थे? एक तरह से हाँ। उनकी अपनी नैतिकता, उनके अपने आदर्श भी उन्हें रोकते हैं। ये अनकही कशिश या अधूलापन ही है जो पूरी कहानी को एक दर्द भरी लय देता है, जैसा आपने कहा। जी। लेकिन वो लगातार एक कश्मकश में जीता है। उसे लगता है कि वो अपने गुरु डॉक्टर शुक्ला के प्रति, समाज के प्रति और सबसे ज्यादा अपनी अंतरात्मा के प्रति जवाबदेह है। और चंदर का ये आत्मसंघर्ष ही उपन्यास का दिल है, उसकी आत्मा है। वो सिर्फ प्रेम और कर्तव्य के बीच नहीं फंसा है, बल्कि वो अपने ही बनाए हुए आदर्शों की जान में उलझ जाता है। सही क्या है, गलत क्या है, उसका प्रेम कितना पवित्र है, कितना स्वार्थी है, ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाते रहते हैं। उसका संघर्ष सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये एक गहरा नैतिक और आप कह सकते हैं अस्तित्वगत संकट है। सही। और यही चीज उसे अविश्वसनीय रूप से मानवीय और रिलेटेबल बनाती है, भले ही उसकी परिस्थितियां खास हों। और सुधा, उसका किरदार भी उतना ही प्रभावशाली है। बहुत कोमल, भावुक,
स्वाभिमानी, लेकिन सामाजिक दायरों में जकड़ी हुए। चंदर से उसका लगाव गहरा है, पर वो उसे व्यक्त करने का साहस या शायद उसे मौका ही नहीं मिलता। सुधा उस दौर की भारतीय स्त्री की जो भावनात्मक गहराई है और जो सामाजिक सीमाएं थीं, उसका एक बहुत मार्मिक चित्रण है। उसकी भावनाएं बहुत तीव्र हैं, लेकिन उसे शायद यही सिखाया गया है कि उन्हें दबाना है, परिवार और समाज के सम्मान को पहले रखना है। बिल्कुल। उसकी त्रासदी सिर्फ ये नहीं कि उसका प्रेम अधूरा रह गया, बल्कि ये भी है कि उसे अपनी भावनाओं को पूरी ईमानदारी से जीने का मौका ही नहीं मिला। वो त्याग और खामोश पीड़ा का प्रतीक बन जाती है और पाठक के मन पर गहरा असर छोड़ती है। हाँ। मुझे लगता है ये सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं थे, ये कुछ हद तक उसकी अपनी परवरिश और उसके अपने आदर्शों का भी नतीजा था। पिता और चंदर के गुरु, वो भी कहानी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। उनके जो ऊंचे आदर्श हैं, वो अनजाने में ही चंदर पर एक बोझ डाल देते हैं, है ना? बिल्कुल। फिर बाद में पम्मी और बिन्नी जैसे पात्र आते हैं, जो चंदर की जिंदगी में और उलझने पैदा करते हैं, उसके द्वंद्व को और गहरा कर देते हैं। हाँ, डॉक्टर शुक्ला उस नैतिक और सामाजिक ढांचे का प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे चंदर खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। उनके प्रति सम्मान और उनके आदर्शों पर खरा उतरने का दबाव ये चंदर की दुविधाओं को और बढ़ाता है। और पम्मी और बिन्नी जैसे किरदार कहानी में सिर्फ नए मोड़ नहीं लाते, वो चंदर का चरित्र के उन पहलुओं को उजागर करते हैं जो शायद सुधा के साथ के रिश्ते में दबे रह जाते। अच्छा। जैसे वो दिखाते हैं कि आदर्शों से फिसलना कितना आसान है, और ये भटकाव चंदर के आत्मसंघर्ष को और तेज कर देता है, उसे अपने गुनाहों का एहसास और ज्यादा कराता है। तो जैसा हमने कहा, ये उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उससे कहीं आगे जाकर एक आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक संघर्ष की गाथा बन जाता है। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इसके मुख्य विषयों को देखें तो सबसे पहले जहन में आता है अपूर्ण प्रेम, वो एहसास जो पूरी शिद्दत से महसूस किया गया पर कभी कहा नहीं गया, कभी जिया नहीं गया। और ये अपूर्णता ही शायद इसकी सबसे स्थायी विरासत है। ये उस प्रेम की कहानी है जो या तो सामाजिक मान्यताओं की वेदी पर चढ़ा दिया जाता है या फिर व्यक्ति का डर, अनिर्णय और जरूरत से ज्यादा आदर्शवाद के कारण कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाता। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर प्रेम का मुकम्मल होना, पूरा होना जरूरी है? ये एक बड़ा सवाल है। फिर आता है संवेदना और आत्म बलिदान का विषय। पात्रों की भावनात्मक गहराई, उनका एक दूसरे के लिए या समाज के लिए अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर देना, ये पाठक को अंदर तक हिला देता है। ये संवेदना और त्याग ही कहानी को वो मार्मिकता देते हैं जिसके लिए ये जानी जाती है। चंदर और सुधा दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की भलाई या सामाजिक अपेक्षाओं को तरजीह देते नजर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये उस दौर के मूल्यों को दिखाता है जहां व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर कर्तव्य और सामाजिक सामंजस्य को रखा जाता था। हालांकि आज ये मूल्य बदल रहे हैं, फिर भी ये सवाल तो उठता ही है कि त्याग की सीमा क्या होनी चाहिए, कितना त्याग सही है। सही बात है। और निश्चित रूप से सामाजिक मर्यादाएं, उस समय का समाज, उसकी रूढ़ियां, वर्ग भेद का हल्का सा इशारा, विवाह जैसी संस्था को लेकर जो बनी बनाई धारणाएं थीं, ये सब कहानी के ताने बाने में बुना हुआ है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये उपन्यास 1940 के दशक के आखिर के भारतीय मध्यवर्गीय समाज का एक बहुत ही सजीव चित्र पेश करता है। भारती जी ने बड़ी बारीकी से दिखाया है कि कैसे ये सामाजिक ढांचा, जाति नहीं तो वर्ग का फर्क, पारिवारिक इज्जत, शादी के नियम, ये सब किरदारों की जिंदगी और उनके निजी रिश्तों पर कितना गहरा असर डालते हैं। ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक दबाव अक्सर सच्ची भावनाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गला घोट सकते हैं। और ये आज भी मुझे लगता है किसी न किसी रूप में सच है। बिल्कुल। और आखिर में वो केंद्रीय तत्व, आत्ममंथन और नैतिकता, चंदर का लगातार सही और गलत के बीच झूलना, अपने ही कामों और भावनाओं को गुनाह की कसौटी पर कसना, ये पाठक को भी अपने नैतिक पैमानों पर सोचने को मजबूर कर देता है। यही आत्ममंथन उपन्यास को सिर्फ एक भावुक कहानी होने से ऊपर उठाता है और उसे एक दार्शनिक गहराई देता है। चंदर का संघर्ष सिर्फ प्रेम पाने या न पाने का नहीं है, ये अपनी नजर में सही बने रहने का संघर्ष है। हाँ। वो खुद से सवाल करता है, अपने तथाकथित गुनाहों का विश्लेषण करता है। ये अनकहे प्रेम को और भी जटिल बना देता है, क्योंकि सवाल उठता है कि आप प्रेम को महसूस करना गुनाह है या उसे न कहना गुनाह है, या फिर आदर्शों के नाम पर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना गुनाह है।
ये सवाल पाठक के मन में देर तक गूंजते रहते हैं। और जिस तरह भारती जी ने ये सब लिखा है, उनकी शैली कमाल की है। भाषा एकदम सरल, प्रवाहमय, लेकिन भावनाओं से भरी हुई। हाँ, बिल्कुल। संवाद इतने स्वाभाविक और गहरे हैं, भावनाओं का चित्रण इतना सजीव है कि पाठक किरदारों के साथ जुड़ जाता है, उनके सुख दुख को अपना समझने लगता है। इसमें कोई बनावटी नाटकीयता नहीं है, सब कुछ बहुत सहज और दिल को छू लेने वाला है। बिल्कुल, शैली और जो कथ्य है उसका ऐसा संगम कमी देखने को मिलता है। भाषा की यही सरलता और भावनात्मक ईमानदारी किरदारों के अंदरूनी द्वंद्व, उनकी खामोशी और उनके अनकहे दर्द को और ज्यादा प्रभावी बना देती है। हाँ, पाठक सिर्फ पढ़ता नहीं है, वो महसूस करता है। भारती जी जबरदस्ती के मेलोड्रामा से बचते हैं, इसके बजाय वो भावनाओं के धीमे, गहरे और अक्सर दर्द भरे प्रवाह पर ध्यान देते हैं, और यही इस उपन्यास को इसकी खासियत देता है। शायद यही वजह है कि इतने दशक बाद भी ये उपन्यास इतना लोकप्रिय है, खासकर युवाओं में। मुझे पता चला है कि इसके अनगिनत संस्करण छप चुके हैं। हाँ, बहुत। इसे अक्सर प्रेम, नैतिकता और आत्म बलिदान पर लिखी गई सबसे मार्मिक और प्रभावशाली कहानियों में गिना जाता है। ये उन लोगों के लिए वाकई एक बेशकीमती तोहफा है जो प्रेम की खामोश जुबान, उसकी अनकही गहराइयों को समझना चाहते हैं। इसकी विरासत निश्चित रूप से बहुत स्थायी है। ये आज भी प्रासंगिक है क्योंकि ये उन बुनियादी मानवीय भावनाओं और संघर्षों की बात करता है जो समय के साथ बदलते नहीं हैं, जैसे प्रेम, अपराध बोध, कर्तव्य, त्याग, आदर्शों और यथार्थ के बीच का तनाव। हाँ, समाज बदला है, सामाजिक दबावों के रूप बदले हैं, रिश्ते निभाने के तरीके बदले हैं, लेकिन अपनी इच्छाओं और दूसरों की अपेक्षाओं के बीच संतुलन साधने की चुनौती आज भी उतनी ही बड़ी है। ये उपन्यास हमें मानवीय रिश्तों की इन्हीं जटिलताओं पर सोचने के लिए उकसाता है। ये दिखाता है कि कैसे आदर्शवाद भी कभी-कभी बहुत विनाशकारी हो सकता है। हालांकि हर महान कृति की तरह इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुई हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ पाठकों को चंदर का आत्मसंघर्ष जरूरत से ज्यादा खींचा हुआ, कहीं-कहीं अत्यधिक दार्शनिक और आत्मपीड़क सा लग सकता है। हाँ, ये बात उठती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि वो अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंसा है और काफी हद तक निष्क्रिय है, एक्शन नहीं लेता। ये एक विचारणीय बिंदु है। बिल्कुल, चंदर का चरित्र बहुत ज्यादा अंतर्मुखी है और उसका जो लगातार आत्मविश्लेषण है वो उसे कभी-कभी पाठक की नजर में कमजोर या जरूरत से ज्यादा संवेदनशील दिखा सकता है। हाँ, लेकिन शायद यही उसके चरित्र की सच्चाई और जटिलता है। एक आदर्शवादी व्यक्ति जब कठोर यथार्थ से टकराता है तो उसका जो आंतरिक विघटन होता है वो कुछ ऐसा ही हो सकता है। ये उसकी त्रासदी का हिस्सा है। इसी तरह सुधा के किरदार को लेकर भी कुछ सवाल उठते हैं। कुछ आलोचकों या पाठकों को वो अत्यधिक भावुक और अव्यावहारिक लग सकती है, खासकर आज के समय में देखकर। सुधा का चरित्र भावनाओं के कैनवस पर ही उकेरा गया है। उस समय और समाज की सीमाओं में उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उसकी खामोशी, उसका समर्पण, वो आज के स्वतंत्र विचारों वाले पाठक को शायद अव्यावहारिक लगें। हाँ, लग सकती हैं। लेकिन उसे उस दौर के उत्पाद के रूप में देखना शायद ज्यादा सही होगा जहां महिलाओं के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने या अपने लिए खड़े होने के विकल्प बहुत सीमित थे। उसकी शक्ति उसकी सहनशीलता में दिखती है, उसके विद्रोह में नहीं। और एक व्यावहारिक बात, जो पाठक एक सीधी, सपाट, स्पष्ट प्रेम कहानी की उम्मीद लेकर इसे उठाता है, उसे शायद थोड़ी निराशा हो। हाँ, ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ प्रेम इशारों में है, खामोशी में है, व्यक्त होने से ज्यादा महसूस करने में है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि हम प्रेम को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या प्रेम सिर्फ वही है जिसे खुलकर कहा जाए, स्वीकार किया जाए? ये उपन्यास इसी पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है। अच्छा। ये दिखाता है कि मौन में, त्याग में, दूरी में, यहाँ तक कि अपराध बोध में भी प्रेम का एक बेहद तीव्र और जटिल रूप जिंदा रह सकता है। शायद जो पाठक प्रेम की इन गूढ़ अव्यक्त परतों को खंगालने के लिए तैयार हैं, उन्हें ये उपन्यास ज्यादा गहराई से छू पाएगा। ये एक अलग तरह की प्रेम कहानी है, पारंपरिक नहीं। तो इस सब का क्या मतलब है? ये उपन्यास आखिर किन के लिए है? अगर कोई गंभीर, भावनात्मक और आत्ममंथन को प्रेरित करने वाला साहित्य पसंद करता है, हाँ, तो ये उसके लिए है। अगर कोई प्रेम के अव्यक्त, मौन और गूढ़ रूपों को, उसकी जटिलताओं को समझना चाहता है, तो ये जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और जाहिर है, जो भी हिंदी साहित्य की कालजयी कृतियों से रूबरू होना चाहता है, उसके लिए गुनाहों का देवता एक अनिवार्य पड़ाव है। इसमें कोई शक नहीं। संक्षेप में कहें तो गुनाहों का देवता अपनी बेमिसाल भावनात्मक गहराई, अभिव्यक्ति से परे जाने वाले प्रेम की मार्मिक खोज,
पात्रों के तीव्र आंतरिक संघर्ष और तत्कालीन सामाजिक बाधाओं के सजीव चित्रण के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। निश्चित रूप से ये मानवीय मूल्यों, नैतिक दुविधाओं और प्रेम की कभी ना सुलझने वाली पहेलियों पर एक ऐसा गहरा चिंतन है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करता है। ये दिखाता है कि इंसान होना कितना जटिल है, अपने आदर्शों, अपनी इच्छाओं और अपने समाज के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में। जैसा कि हमारे स्रोत में भी बहुत खूबसूरती से कहा गया है, ये किताब दिल से पढ़ी जाती है, दिमाग से नहीं। बिल्कुल सही। और ये भी कि एक बार पढ़ने के बाद आप इसे भूल नहीं सकते। ये बातें अक्षरशः सत्य हैं। इस किताब के साथ ऐसा ही होता है। तो चलिए अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं, जिस पर वो अपने ख्यालों में सोच विचार कर सकें। इस कहानी में असल गुनाह क्या था? समाज के बनाए नियमों को तोड़ना, अपने आदर्शों से डिग जाना, या फिर अपनी सच्ची भावनाओं को कभी सही मायने में व्यक्त ही ना कर पाना? गहरा सवाल है। या ये भी सोच सकते हैं कि क्या चंदर और सुधा के आत्मसंघर्ष और उन पर हावी सामाजिक दबाव आज के इस बदले हुए दौर में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं, भले ही उनके रूप और चेहरे बदल गए हों।